Hello students, welcome to our channel Study Point, where you get informative videos from grade 4 to 8 in all the subjects. In this video we are going to discuss social science chapter 11 of history, new empires and kingdoms. Book name is New Longman Vistas. In this chapter you will learn about Gupta Empire, how Gupta rulers administered their kingdom, about the kingdoms of Harshvardhan and Pallav and the Chalukyas. Now come to our first topic, Gupta rulers. Means गुप्त शासक. इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन के बारे में बताया जाएगा. तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं. गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक. गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए. इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है. तो आइए हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं. कुषाण काल में मगध की शक्ति और महत्ता समाप्त हो गई थी. चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको पुनः स्थापित किया. उसने साकेत, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, और प्रयाग यानी इलाहाबाद तक मगध का विस्तार किया. वह पाटलिपुत्र से शासन करता था. पाटलिपुत्र आज के बिहार राज्य के जो राजधानी है पटना, उसको कही जाती है. चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया. इस संबंध से मगध तथा लिच्छवियों के बीच संबंध अच्छे हुए और चंद्रगुप्त प्रथम की प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ. चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी. अच्छा, लिच्छवी कौन था? बिहार प्रदेश के उत्तरी भाग यानी मुजफ्फरपुर के वैशाली नगर में जो रहते थे उनको लिच्छवी बोला जाता था. वहाँ के जो शासक थे उसको लिच्छवी बोला जाता था. अब आते हैं सेकंड टॉपिक, समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था. सभी गुप्त शासकों में वह सबसे महान था. वह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ और कवि था. इसके साथ ही वह एक कुशल शासक भी था. उसने खुद हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्म का सम्मान किया. उन धर्मों के प्रति टॉलरेंस यानी सहिष्णुता की नीति अपनाई. इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है. उसके विजय अभियान के विषय में हमें इलाहाबाद, जिसको प्रयाग की प्रशस्ति कहा जाता है, से पता चलता है. उस समय के इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स सभी समुद्रगुप्त की जानकारी देते हैं. प्रयाग प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची, वंशावली किसको बोलते हैं? पूर्वजों की सूची को, से भी जानकारी मिलती है. ये सोर्सेस हमें बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी. चंद्रगुप्त प्रथम ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया. गुप्त काल में प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ. प्रशस्ति लेख एक विशेष रूप का अभिलेख होता था जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती थी. इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ उसकी महानता के विषय में लिखा जाता था. हरिसेन, वत्स भट्टी, वासुल आदि प्रमुख प्रशस्ति राइटर थे. इनके द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां गुप्त काल खंड की जानकारी के प्रमुख सोर्सेस हैं. प्रयाग प्रशस्ति. अब जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है. प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक लेख था. इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 कॉमन एरा में प्रयाग के पास कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था. उसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए या उसके अधीन हो गए. यह स्तंभ प्रयाग के मौर्य शासक
अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है। प्रयाग के संगम तट पर पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए किले में 106 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। तब उसके दरबारी कवि हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख इस पे खुदवाया गया। प्रयागराज के अभिलेखों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को परास्त करके किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ यानी साउथ इंडिया के 12 राजाओं को युद्ध में परास्त किया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के क्षमाशील हृदय का भी वर्णन है। वह बहुत क्षमाशील था। उसमें उल्लेख मिलता है कि हारे हुए राजाओं को उसने छोड़ दिया और अपने राज्य के शासन करने का अधिकार भी दे दिया। सीमांत राज्य किसको बोलते हैं? जो सीमाओं के पास होते हैं, जो काफी दूर होते हैं उसकी राजधानी से, जैसे बंगाल में सोमोटोत, आसाम में कमरूपा, नेपाल, मालवा के जो गणराज्य थे, यौधेय, मद्रास, अभिरास, उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रूलर्स कुषाण तथा शक ने अपनी पुत्रियों का विवाह करने की प्रार्थना किया, जिससे मधुर संबंध स्थापित हो गए। समुद्रगुप्त ने मध्य तथा दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शाया गया है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। उसने अपने राज्य का विस्तार अपने विजय अभियानों तथा अन्य राजाओं की पुत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर किया था। उसके राज्य की सीमाएं वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कवियों लेखकों का संरक्षक था। महाकवि कालिदास, जो एक महान संस्कृत के कवि थे, उसके दरबार के मेंबर थे। अब आता है कि लेटर गुप्ताज क्या हुआ। तो चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश को कुमार गुप्त और उसके बाद स्कंद गुप्त ने विस्तारित किया। स्कंद गुप्त हुणों के आक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त की। ये हुण कौन थे? हुण मध्य एशिया मीन्स जो सेंट्रल एशिया होता है, उसके असभ्य, आक्रामक और घुमंतु कबीले थे। ये बहुत ही लड़ाई में खतरनाक थे। यद्यपि बाद में गुप्त शासक कमजोर पड़ गए और उसके अधीन राज्यों ने विद्रोह भी कर दिया, कुछ हुणों के अधीन हो गए। गुप्त साम्राज्य के विघटन मिड 6th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ था। अब आगे देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अंदर गुप्ताज। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, केंद्रीय प्रशासन उनका कैसा था। गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्री राज्य व्यवस्था का ह्रास हुआ। मतलब गणतंत्री राज्य व्यवस्था मतलब रिपब्लिकन जो डेमोक्रेसी होती है उसका उन्होंने समाप्ति कर दिया। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। मतलब राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर चलते थे कि पहले पिताजी राजा हुए, उसके बाद उसके बड़े पुत्र हुए, ऐसे ही करके आगे बढ़ते थे। ये नहीं था कि जनता द्वारा कोई राजा चुना जाता था, ये वंश के हिसाब से चलता था। राजा अपने बड़े पुत्र को पुत्र युवराज घोषित कर देता था। उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां धारण कर रखी थी, जैसे महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर। राजा प्रशासन का मुख्य व्यक्ति होता था। उसी के इर्द गिर्द सारे जैसे मंत्रिपरिषद और उसके अधिकारी, सैनिक, ये सारे आते थे। तो राजा को मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल उसकी सहायता करते थे शासन चलाने में। महादंड नायक जो था उसकी भी सहायता करता था। न्यायिक कार्यों का मुख्य न्यायाधीश होता था राजा। चीफ जस्टिस जो होता था वो राजा ही होता था। महादंड नायक क्या है? युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने वाला जो मंत्री होता था उसको महादंड नायक बोलते थे। अच्छा, महासंधि विग्रह नाम का भी एक मंत्री होता था। ये महासंधि विग्रह क्या काम देखता था? युद्ध और शांति का मंत्री, यानी संधि विग्राहिक मतलब कि जो
युद्ध करने गए तो उससे जो है कि या तो युद्ध करेंगे या तो फिर उससे संधि कर लेंगे कि हाँ भाई आओ, तुम हमें टैक्सेशन दो, तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, और जिससे युद्ध न हो और शांति रहे और वो राजा के अधीन भी हो जाएं। तो इसको महासंधि विग्रहिक मंत्री बोला जाता था। और जो महासंधि विग्रहिक या अन्य जो थे वो अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के समूह द्वारा सहायता प्राप्त करते थे। उनके अंडर में अधिकारीगण होते थे, वो जो है उनकी हेल्प करते थे। अब इसके बाद आता है प्रांतीय शासन। ये तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात की। अब आता है प्रांतीय शासन व्यवस्था क्या था। प्रांत मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट होते थे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था, पूरे भारत में फैला हुआ था। जैसे इसमें पूरा भारत है तो उसमें अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। इसी प्रकार उस समय भी राज्यों के रूप में उसको बांट दिया था। तो अब आइए देखते हैं प्रांतीय प्रशासन कैसा था। तो कुशल प्रशासन के लिए विशाल गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को देश, भुक्ति अथवा अवनी कहा जाता था। सम्राट द्वारा जो स्वयं शासित होता था जो एरिया, उसकी सबसे बड़ी इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी। जूनागढ़ में जो अभिलेख मिलता है उसमें ये दर्शाया गया है कि सौराष्ट्र को एक देश कहा जाता था। अच्छा, भुक्ति के प्रशासन को उपरीक या उपरीक महाराज कहा जाता था। भुक्ति यानी जो स्टेट थे उसके प्रशासन को उपरीक या उपरीक महाराज कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जनपदों में किया गया था। अब जैसे एक स्टेट हो गया, उसके जिले बन गए, जनपद हो गए। जनपदों को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान अधिकारी विषयवती होता था। अच्छा, सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन होती थी। गांव में जो प्रशासन होता था तो उसमें कौन था, तो गांव में ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और ग्रामिक और गांव के बड़े बूढ़े जो सम्मानित व्यक्ति थे, छोटे मोटे मामले स्वयं ही निपटा लिया करते थे। और चाइनीज ट्रेवलर फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, उसने बताया कि मृत्यु दंड किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाता था लोगों को। इतना मतलब कोमल हृदय का सम्राट था, वो मृत्यु दंड नहीं देता था। फाइन कुछ ऐसा करते थे, लेकिन जान से नहीं मारते थे किसी को कोई अपराध करने के लिए। अब आते हैं टैक्सेशन। भाई रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, तो रेवेन्यू कहाँ से आता था? आइए देखते हैं कर प्रणाली कैसे वो लोग लेते थे। लैंड रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू कैसे आ सकता था? या तो जमीन के रेवेन्यू से आता था या किसी पे फाइन लगा के आता था। तो जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था इन कंपेरिजन टू ये दंड, जो पनिशमेंट होता था उससे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू से पैसा मिलता था इनकी गवर्नमेंट को। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे, तो गांव में ही ज़मीनें होती हैं तो वहाँ से रेवेन्यू आता था। अच्छा, इनका जो प्रशासन था वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था कि एक ही जगह से सारे नहीं चलते थे, डिसेंट्रलाइज्ड था। तो अब अगला टॉपिक देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण, उसके अलग अलग केंद्र हों। गुप्त शासक एक बड़ी व मजबूत सेना रखते थे। युद्ध काल में बहुत सारे छोटे छोटे जो सैन्य टुकड़ी के नेता हुआ करते थे, वो राजा को जब जरूरत पड़ती थी तो सैनिक देते थे। इसके बदले में उन्हें कुछ भूभाग यानी कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, कुछ गांव दे दिए जाते थे, जिससे वे पैसे कमा सकें और अपनी जो सेना छोटी सी रखी थी उन्होंने उसको मेंटेन कर सकें। इन लोगों को सामंत बोला जाता था। जब राजा कमजोर पड़ जाता था तो ये उसका फायदा उठा के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। अब आता है नेक्स्ट हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो शासक था उसके बारे में जानते हैं। तो पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जैसे हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती थी, उसके विपरीत में हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती थी। गुप्त शासकों के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी?
शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन होते थे वहाँ पे उनके बारे में लिखा गया, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, या फिर उस समय के जो कॉइन्स होते थे उनसे पता लगता था, उसमें जो डिटेल्स होते थे उससे पता लगता था कि कौन सा राजा है, क्या है। लेकिन हमें हर्षवर्धन के बारे में उसकी बायोग्राफी और अलग अलग जो लिटरेचर थे उस समय के, उससे हमें जानकारी मिलती है। बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे जिन्होंने उसकी जो बायोपिक थी हर्षचरित उसको लिखा था उन्होंने। अच्छा, कुछ चाइनीज ट्रेवलर लाइक वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आए थे, उन्होंने अपने क्या नाम अकाउंट्स में उसकी डिटेल दी हुई है, तो वहाँ से हमें उसके जानकारी उनकी यात्रा विवरण में मिल जाती है। अब देखते हैं कि हर्षवर्धन का सैन्य अभियान कैसा था। हर्षवर्धन करीब 606 CE यानी कॉमन एरा में अपने पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर नाम का एक जगह है हरियाणा में, वहाँ के सिंहासन पर बैठा। उस सिंहासन पर बैठने के बाद उसने तुरंत जो गौड़ नरेश जो कन्नौज का राजा था, उसका शासन बंगाल तक था, उसका नाम था शशांक, उस पर चढ़ाई कर दिया। शशांक ने क्या किया था कि उसके भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी धोखे से, तो उसका बदला लेने के लिए उसने प्रागयोतिस, आसाम का जो राजा था प्रागयोतिस भास्कर वर्मन, उससे सहयोग लिया। और भास्कर वर्मन का भी कॉमन एनिमी था शशांक, तो इन लोगों ने मिलकर गौड़ राजा को पराजित कर दिया तथा इसने अपनी बहन राजश्री और थानेसर राज्य को बचाया तथा कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया और उसकी राजधानी कन्नौज हो गई। बाणभट्ट तथा ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि किस प्रकार वह वीरता से दूसरों राजाओं को हराया है। हर्षवर्धन ने पश्चिम में वल्लभी तथा गुरेरा के राजा से युद्ध किया, दक्षिण में चालुक्य से तथा पूर्व में मगध व गौड़ से युद्ध किया। उसके जो दक्षिण विजय अभियान को आंध्र के राजा पुलेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके रोक दिया। पुलेशियन द्वितीय के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो दक्षिण का जो आंध्र का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्षवर्धन को जाके पराजित किया, तो हर्षवर्धन जो है दक्षिण की तरफ नहीं जा पाया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, यानी कला एवं साहित्य का संरक्षक। तो अब इसमें देखते हैं, शिक्षा एवं साहित्य को हर्षवर्धन के समय राजकीय संरक्षण प्राप्त था। मतलब जो उस समय के लिटरेचर थे, जो उस समय के कवि लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती थी, उनको क्या नाम है पुरस्कार मिलते थे, उनको पैसा मिलता था जिससे वो लोग उसमें विकास कर सकें। हर्षवर्धन स्वयं एक महान लेखक था। उसने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों की रचना की थी। उनका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। उसके राज दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग थे, जैसे बाणभट्ट, सुबंधु, दंडिन, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान दिया जिसमें 10,000 स्टूडेंट 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। उसने विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में दिए थे। 100 गांव दान में देने का मतलब है कि वहां से उसको विश्वविद्यालय को रेवेन्यू मिले जिसे वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, अपने खर्चे पूरे कर सकें। प्रारंभ में वह भगवान शिव का भक्त था, परंतु बाद में उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वेनसांग जो चीनी यात्री था, उसने भी यहाँ पर पढ़ाई किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। वह हर्षवर्धन के समय यहाँ आया था और अपनी गहरी छाप छोड़कर गया। उसके बारे में बहुत सारी जगह पे डिटेल मिलती है कि वेनसांग नामक एक यात्री आया हुआ था। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पल्लव राजवंश। इन सेम पीरियड पल्लव एंड चालुक्या एस्टैब्लिश्ड पावरफुल एम्पायर्स। उन्होंने एक मजबूत साम्राज्य स्थापित कर लिया था। पल्लवों के बारे में समुद्रगुप्त के पिलर में विवरण मिलता है। जो समुद्रगुप्त का स्तंभ है वहाँ पे उसके बारे में जानकारी मिलती है
जहाँ पे लिखा है कि समुद्रगुप्त ने पल्लव वंश के राजा विष्णुगोपा को युद्ध में हराया। पल्लव राज्य 330 CE टू 550 CE के बीच में बहुत मजबूत स्थिति में था। कांचीपुरम उनका मुख्य स्थान था, उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। वे इस स्थान पे बहुत डोमिनेंस पोजीशन में थे, बहुत मजबूत स्थिति में थे और उनका विस्तार कावेरी डेल्टा तक था। अब डेल्टा किसको बोला जाता है? डेल्टा यानी नदियों के मुहाने या संगम स्थान, जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, जैसे समुद्र से मिल रही है, तो उनके द्वारा जो लाए हुए कीचड़ बालू जो होता है तो उससे एक ज़मीन बन जाती है और धाराएं कई भागों में बट जाती हैं। तो बीच में जो ज़मीन होती है उसको डेल्टा बोलते हैं, यानी धरती का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको डेल्टा बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। विष्णुगोपा के समुद्रगुप्त के हारने से, जो विष्णुगोपा था समुद्रगुप्त से जब हार गया, उसके कारण पल्लव साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और चोल और कालभ्रस जो थे वो पल्लव साम्राज्य पर बार बार आक्रमण कर उनके धन, उनके संपदा, उनकी ज़मीन पर अधिकार कर लिया, ज़मीन छीन लिया उनसे। फिर सिंह विष्णु जो सिंह वर्मा द्वितीय का पुत्र था, लगभग 575 CE में उसने कालभ्रस को जाके हराया, उसको कुचला और पल्लव वंश के साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया उसने। यद्यपि पल्लव और पांड्या साम्राज्य में आपस में नहीं थे, बट राजनीतिक और आधिपत्य की असली लड़ाई चालुक्य तथा पल्लव में थी। पल्लवों का इतिहास 600 CE से 900 CE तक पल्लव और चालुक्यों के बीच भयंकर युद्धों से भरा हुआ है। उस समय के इतिहास में इसकी सारी डिटेल मिलती है। अब जानते हैं कि चालुक्यास कौन थे। तो चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव रामचूर दोआब, जो कि कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच पड़ता है। ये दोआब क्या होता है? जो दो नदियां होती हैं उनके बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे गंगा जी बह रही हैं, बगल में यमुना जी बह रही है, तो उन दोनों नदियों के बीच की जो जमीन है, जो एरिया है, उसको दोआब बोलते हैं। तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी ऐहोल जो कर्नाटक में है थी। वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, वहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता था। पुलकेशिन फर्स्ट जो कि बादामी का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसकी राजधानी बीजापुर के वातापी में थी, जिसने कीर्तिवर्मा प्रथम और पुलकेशिन II को हराया था। पुलकेशिन II जो कि पुलकेशिन प्रथम का पोता था, हर्षवर्धन के समकालीन था। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ करता था वो। उसने पूरे आंध्र साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके शासन काल को कर्नाटक के इतिहास का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया और उसने हर्षवर्धन को दक्षिण में आने से रोका। रविकृति पुलकेशिन II का राज दरबारी कवि था। उसने ऐहोल के शिलालेख में काफ़ी जानकारियाँ लिखी हैं। तो ऐहोल का जो शिलालेख है वो उसमें चालुक्य वंश के बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।